दो कैलकुलेशंस है, एक है फोर्स वेक्टर का और एक है मोमेंट वेक्टर का। फोर्स वेक्टर में आपको जो वेक्टर इक्वेशन तैयार करना है उसमें पहले चेक करने का कि फोर्स का डायरेक्शन कैसा है। इस डायग्राम में देखो फोर्स ए से लेके बी जा रहा है, मतलब ए पॉइंट इनिशियल है, बी पॉइंट फाइनल है। तो इसका फोर्स वेक्टर तैयार करने के लिए, वेक्टर इक्वेशन तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लेना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड है एफ और वो ए टू बी पास हो रहा है। तो यहाँ पर बस एक स्टेटमेंट याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर आपको हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है। सो ए पॉइंट इनिशियल है, बी पॉइंट फाइनल है, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 करेंगे। x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k डिवाइड बाय, इसी इक्वेशन के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग फोर्स वेक्टर के इक्वेशन तैयार कर सकते हो। अब इसका सब कैलकुलेशन करने के बाद एफ ए बी बार इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। इसका यूनिट होगा न्यूटन। अगर वैल्यू आपको न्यूटन में दिया है तो यूनिट आपको न्यूटन में लिखना है, किलो न्यूटन में दिया है तो किलो न्यूटन में लिखना है। तो फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, बस इतना याद रखो। तो इसके लिए फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहां से कहां जा रहा है वो आपको अच्छे से चेक करना है। अगर ये बी टू ए जाता तो बी इनिशियल होता, ए फाइनल होता। तो उस टाइम x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। सो फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट वेक्टर। अब आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट वेक्टर। अब मुझे इस फोर्स ए बी का मोमेंट कैलकुलेट करना है। फोर्स जो ए से बी जा रहा है उसका मोमेंट वेक्टर, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम x1 y1 z1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2। ओके, अब मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको मोमेंट सेंटर की जरूरत होती है। रिज्यूम करो यहाँ पर मोमेंट सेंटर है पॉइंट सी मोमेंट सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x3 y3 एंड z3, x3 y3 z3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मोमेंट सेंटर जो है वो इनिशियल पॉइंट को कनेक्ट करना है। सो फोर्स ए से बी जा रहा है, मतलब ए पॉइंट इनिशियल है, बी पॉइंट फाइनल है। तो आपको कैसे जाना है, चलो चलो। सो फोर्स कैसे जा रहा है, ए से बी जा रहा है। सो ए पॉइंट कौन है, इनिशियल है, बी पॉइंट कौन है, फाइनल है। तो इसका मोमेंट कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू सी। तो आपको ये जो मोमेंट सेंटर है वो हमेशा इनिशियल पॉइंट को ही कनेक्ट करना है। ये मोमेंट सेंटर हमेशा किसको कनेक्ट करना है, इनिशियल पॉइंट को कनेक्ट करना है। सो इनिशियल पॉइंट कौन है इसमें, ए। सो ए पॉइंट को जब आप लोग इसको कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसा लेना है, अवे फ्रॉम मोमेंट सेंटर। अवे फ्रॉम मोमेंट सेंटर मतलब सी टू ए होगा या ए टू सी होगा, बोलो ना। सी पॉइंट मोमेंट सेंटर है ना, तो मैंने क्या बोला, डायरेक्शन कैसा रखना है, अवे फ्रॉम मोमेंट सेंटर। तो इसका डायरेक्शन सी टू ए। तो बताओ सी टू ए है तो इसका नाम क्या रखेंगे, सी ए बार रखेंगे, सी ए बार। मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको याद रखने के लिए बोला। फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखने के लिए बोला, मोमेंट सेंटर किसको कनेक्ट करना है, इनिशियल पॉइंट। कनेक्ट मोमेंट सेंटर टू इनिशियल पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या याद रखने के लिए बोला, डायरेक्शन कैसा लेना है, अवे फ्रॉम मोमेंट सेंटर। अवे फ्रॉम मोमेंट सेंटर। ओके, तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, सी टू ए रहेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है फोर्स वेक्टर। अब फोर्स वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं सबको पता है,
फोर्स वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, अभी हमने कैलकुलेशन में देखा। तो इसका आंसर आ गया एफ ए बी बार इज इक्वल्स टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ये वाला कैलकुलेशन आपने यहाँ पर किया है, जिसका यूनिट होगा न्यूटन। फिर सेकंड कैलकुलेट करना है आपको पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सी ए बार। अब यहां पर भी आपको वही स्टेटमेंट रिपीट करना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो सी ए में बताओ, सी इनिशियल है, ए फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस x3 i प्लस y1 माइनस y3 j प्लस z1 माइनस z3 k। नेक्स्ट, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा मोमेंट वेक्टर। थर्ड इज मोमेंट वेक्टर, मतलब मोमेंट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए देखो आपको दो वेक्टर कैलकुलेट करना है, एक फोर्स वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर। सो मोमेंट वेक्टर, मोमेंट ऑफ फोर्स ए बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो इसको लिखना कैसे अच्छे से देखो, मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो कौन से फोर्स का, ए बी फोर्स का विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये दो वेक्टर इक्वेशन का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें सी ए बार क्रॉस एफ ए बी बार, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जनरली सबके दिमाग में क्या रहता है, देखो कैलकुलेशन में पहला कैलकुलेशन मैंने फोर्स वेक्टर का किया एंड सेकंड कैलकुलेशन पोजीशन वेक्टर का किया। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते वक्त भी हम लोग क्या करते हैं, फोर्स वेक्टर पहले लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर बाद में लिखते हैं। ऐसा अगर लिखोगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। वेक्टर कैलकुलेशन में सेम मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, जैसे कि 2 इंटू 3 कितना होता है एंड 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 ही होता है। लेकिन ये आपने कौन सा मल्टीप्लीकेशन किया है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में आपको सेम आंसर नहीं मिलता, मतलब ये आगे पीछे हुआ तो कुछ फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। या आगे पीछे अगर आप लोग करते हो तो फर्क पड़ेगा उससे, समझा। तो इसलिए फॉर्मूला लिखते वक्त पहले किसको लिखना है, हमेशा पोजीशन वेक्टर को, और बाद में किसको लिखना है, फोर्स वेक्टर को। नहीं तो जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कैलकुलेशन फोर्स वेक्टर तो पहले फोर्स वेक्टर, सेकंड कैलकुलेशन पोजीशन वेक्टर तो सेकंड पोजीशन वेक्टर, ये गलत होगा। चलो, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन करना है। फर्स्ट रो में आई जे के लिखेंगे, सेकेंड रो में आपको पोजीशन वेक्टर के कोएफिशिएंट्स लिखना है। तो पोजीशन वेक्टर के कोएफिशिएंट्स x1 माइनस x3, y1 माइनस y3 एंड z1 माइनस z3। एंड थर्ड रो में आपको फोर्स वेक्टर के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, I का कोएफिशिएंट fx, j का fy एंड k का fz। समझो। अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग एक तो कैलकुलेटर यूज करो या फिर मैन्युअली सॉल्व करो। मैन्युअली सॉल्व करोगे तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1000 में होता है, हंड्रेड्स में होता है, और वो भी पॉइंट्स में होता है। तो राउंड फिगर अगर होता तो कैलकुलेशन एक बार इजी था, लेकिन पॉइंट्स में वैल्यू है तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कैलकुलेटर का, करेक्ट। तो पूरे चैप्टर में बस इतने ही फॉर्मूलेस है, एक फॉर्मूला है फोर्स वेक्टर का, दूसरा फॉर्मूला है मोमेंट वेक्टर का, करेक्ट। तो मेरे पास तीन एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। अब यहाँ पर एक फोर्स है एफ। अब ये एफ फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के साथ भी इंक्लाइंड है, वाई को भी इंक्लाइंड है और जेड को भी इंक्लाइंड है। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इसका एंगल जो है वो थीटा एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जो एंगल है वो थीटा वाई है, और विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस जो एंगल है वो थीटा जेड है। अब जिसका एंगल उसका कॉस, ये फॉर्मूला तो सबको पता है। तो इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा और जेड कंपोनेंट होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसका एंगल उसका कॉस। अब एफ फोर्स का एंगल थीटा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स कंपोनेंट में क्या आएगा, एफ कॉस थीटा एक्स। मेरे पास विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस वाला भी तो एंगल है ना, तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ कॉस थीटा वाई, एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस एंगल है थीटा जेड, सो एफ कॉस थीटा जेड।
करेक्ट। और यूनिट डायरेक्शन फॉर्मूला या फिर डायरेक्शन रूल, cos square theta x plus cos square theta y plus cos square theta z is equals to 1। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ये वाले फॉर्मूले कुछ रट्टा मार की जरूरत नहीं है, जिसका एंगल उसका कॉस, ये फॉर्मूला याद रखो। बस ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, cos square theta x plus cos square theta y plus cos square theta z is equals to 1। तो PYQ वाला लिंक है सबके पास, PYQ वाला लिंक, उसमें पेपर नंबर 9 ओपन करो। मिला पेपर नंबर 9। चेक करो इसमें क्या लिखा है। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड a force of magnitude 50 kilonewton is acting 50 kilonewton is acting at a point A 234 towards point B towards point B 6 minus 3 minus 2 minus 3 meter. Find component of this force find components of this force along x, y and z axis. Okay, along x, y and z axis. ओके चलो सब लोग ध्यान से देखो। तो मेरे पास एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 50 किलो न्यूटन, और वो कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 3 4 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है 6 minus 2 minus 3। तो मुझे इस फोर्स के एक्स, वाई एंड जेड ये तीन कंपोनेंट्स कैलकुलेट करने हैं। मतलब क्या करना है, मतलब आपको फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करना है। देखो ना, फोर्स वेक्टर के कैलकुलेशन में आपको लास्ट में जो इक्वेशन मिलेगा उसमें आई का जो कोएफिशिएंट है वो कौन है, एफ एक्स, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, जे का कोएफिशिएंट एफ वाई, फोर्स का वाई कंपोनेंट, एंड के का कोएफिशिएंट एफ जेड, फोर्स का जेड कंपोनेंट। तो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड ये तीन वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करना है। कुछ लोगों को क्या लगेगा, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड कैलकुलेट करना है मतलब ये वाले फॉर्मूलेज यूज करना है। ये वाले फॉर्मूलेज कब यूज होंगे, जब आपके पास एंगल्स के वैल्यूज होंगे, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड, ये एंगल्स के वैल्यूज अगर आपके पास है तो आप लोग ये फॉर्मूलेज यूज कर सकते हो, समझा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास एंगल के वैल्यूज नहीं है, तो कैसे करना है बताओ। एफ ए बी बार इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड कितना है 50 इन ब्रैकेट फाइनल माइनस इनिशियल, ए इनिशियल है बी फाइनल है, सो 6 minus 2 6 minus 2 I plus minus 2 minus 3 minus 2 minus 3 J plus minus 3 minus 4 K divide by under root of
6 minus 2 4 square minus 2 minus 3 minus 5 square minus 7 square. करेक्ट. अब कैलकुलेटर में टाइप कैसे करेंगे? कैलकुलेटर ऑन करने के बाद दो बॉक्स वाला बटन प्रेस करो. न्यूमरेटर में लिखो 50, डिनोमिनेटर में लिखो स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. दो बॉक्स वाला बटन प्रेस किया, न्यूमरेटर में टाइप किया 50, फिर डिनोमिनेटर में टाइप किया अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. कितना आंसर? तो S2D बटन प्रेस करो. 5.27. So 5.27 in bracket 6 minus 2 4i minus 5j and minus 7k. अब 5.27 से सबको मल्टीप्लाई करना है. तो 5.27 इंटू 4 कितना? 5.27 इंटू 4 21.08 i. Next 5.27 into 5 5.35 j and 5.27 into 7 36.89. तो ये मिल गया मुझे FAB बार. ओके. सो वैल्यू मुझे किलो न्यूटन में दिया था, तो फाइनल आंसर का यूनिट भी किलो न्यूटन रहेगा. तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर. समझो? तो ये कौन सा कंपोनेंट हुआ? Fx, ये Fy और ये Fz. मुझे वही कैलकुलेट करने के लिए बोला. Force acts at the origin in the direction defined by the angles theta y is equals to 65 degree, theta z is equals to minus 40 degree, knowing that the x component minus 40 है ना? पेपर नंबर 8 ओपन किया ना? चलो. सो कितना है देखो, x ओनली 40 है. ओके. चलो नेक्स्ट. होता है रे, छोड़ देने का उसका, कर दिया ना चेंज. नेक्स्ट. So knowing that the x components of the force is 750 Newton, determine first value of theta x. Second calculate करना है other components. ये जो 750 दिया, ये कौन सा कंपोनेंट दिया? x कंपोनेंट दिया. तो मुझे अदर मतलब Fy एंड Fz कैलकुलेट करना है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F कैलकुलेट करना है. इस बार हम लोग ये सेकेंड फॉर्मूलेज यूज करेंगे, ये वाला. सो अभी जो अपना फोर्स है वो ओरिजिन से पास हो रहा है. तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन. और ये फोर्स ओरिजिन से पास हो रहा है जिसके तीन एंगल्स है. एक विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस थीटा x अननोन है. विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस थीटा y 65 डिग्री है. एंड विथ रिस्पेक्ट टू z एक्सिस थीटा z
इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, करेक्ट। नेक्स्ट, तो इसमें देखो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा एक्स, जिसमें थीटा एक्स मुझे पता नहीं है, एफ एक्स पता है। 750 क्या दिया देखो ना, 750 न्यूटन। क्या दिया है, एक्स कंपोनेंट दिया है, मतलब एफ एक्स पता है ना मुझे। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू Fx is equals to 750 न्यूटन। मुझे Fy एंड Fz कैलकुलेट करना है, करेक्ट। ये फॉर्मूलेज में अगर देखोगे तो Fx पता है, F अननोन है, थीटा एक्स अननोन है, मतलब 3 अननोन है इसमें। ये वाले इक्वेशन में देखो Fy अननोन है, F अननोन है, थीटा y पता है आपको, थीटा y पता है, मतलब ये वाले इक्वेशन में भी 2 अननोन है, थीटा y अननोन है, सॉरी थीटा y पता है, F एंड Fy अननोन है। ये वाले इक्वेशन में भी देखो Fz अननोन है, F अननोन है, थीटा z पता है। तो तीनों इक्वेशन में दो दो अननोन वैल्यूज आ रहे हैं। अगर एक ही अननोन होता तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन दो अननोन है, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना। ये वाले फॉर्मूले में बताओ, थीटा y पता है, थीटा z पता है, थीटा x एक ही तो अननोन है, राइट। तो हम लोग डायरेक्शन रूल यूज करेंगे। बताओ डायरेक्शन रूल, cos स्क्वायर थीटा x प्लस cos स्क्वायर थीटा y प्लस cos स्क्वायर थीटा z इज इक्वल्स टू 1। सो थीटा x अननोन है, cos स्क्वायर थीटा x प्लस cos स्क्वायर थीटा y इज 65 प्लस cos स्क्वायर थीटा z इज 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो बताओ पूरे इक्वेशन में अननोन कितना है? सिर्फ एक ही अननोन है, थीटा x। कैलकुलेट कर सकते हो, क्या करोगे? थीटा x के जगह हम लोग x पुट करेंगे, सॉल्व फंक्शन यूज करेंगे। स्टार्ट करो, कैलकुलेटर ऑन करने के बाद 61.03। सो थीटा x मिल गया मुझे 61.03 डिग्री। ओके, सो प्रॉब्लम ये है कि cos स्क्वायर कैसे टाइप करने का। चलो ध्यान से देखो, तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, cos स्क्वायर कैसे टाइप करने का, क्योंकि cos जब आप लोग प्रेस करते हो तो उसके साथ ब्रैकेट ओपन होता है। सो x आ गया, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर स्क्वायर करने का। आपको लगेगा कि ये थीटा का स्क्वायर हो गया, थीटा का स्क्वायर नहीं, ये cos का स्क्वायर है, समझो। सो प्लस cos ब्रैकेट ओपन हुआ उसके साथ 65, ब्रैकेट क्लोज किया, स्क्वायर किया, प्लस cos ब्रैकेट ओपन हुआ उसके साथ 40 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर किया। देन अल्फा कैल्क इक्वल साइन आ गया 1। इसका नहीं नहीं नहीं, एंगल का स्क्वायर करना है तो वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है वो cos का स्क्वायर है। हाँ चलेगा, वैसा किया तो भी चलेगा। चलो सो टाइप किया पूरा, फिर उसके बाद शिफ्ट कैल्क इक्वल, आंसर आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। माइनस कितना आ रहा है? -37। तुझे किती आला? हा म्हणजे लॅक्स मध्ये आलं असेल, एकदम काहीतरी विचित्र व्हॅल्यू आली, बरोबर है। चलो तो कैलकुलेटर के हिसाब से सभी वैल्यूज करेक्ट है। आपका जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में ही होना चाहिए, करेक्ट। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर राइट या रॉन्ग है? सुनो अच्छे से, पहले सुनो अच्छे से। तो अगर आपका आंसर 0 और 90 के बीच में आ रहा है, मतलब आपको करेक्ट आंसर मिला है। 0 और 90 के बीच में नहीं आ रहा है, कुछ अलग ही आ रहा है, निगेटिव आ रहा है या फिर कुछ बड़ा वैल्यू आ रहा है, तो उस टाइम कैलकुलेटर गलत नहीं है, कैलकुलेटर ने जो आंसर दिया वो सही है उसके हिसाब से। तो क्या करने का, शिफ्ट कैल्क प्रेस करने का, शिफ्ट कैल्क, फिर कोई भी 2 डिजिट वाला फेवरेट नंबर टाइप करो, शिफ्ट कैल्क प्रेस करो, कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर प्रेस करो एंड देन इक्वल बटन प्रेस करो। शिफ्ट कैल्क करो, फिर कोई भी एक नंबर टाइप करो 2 डिजिट, आ गया 61.03।
तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए एग्जाम के टाइम, समझो? क्लियर? चलो, तो इसको सॉल्व करने के लिए और एक ऑप्शन क्या है, देखो। इसको सॉल्व करने के लिए और एक ऑप्शन, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है? cos स्क्वायर थीटा x प्लस cos स्क्वायर 65 टाइप करो, cos स्क्वायर 65, दैट इज cos 65 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, cos 65 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर 0.178। नेक्स्ट cos स्क्वायर 40 टाइप करो, 0.586 is equals to 1. So cos square theta x is equals to, ये दोनों राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, सो 1 माइनस 0.178 माइनस 0.586, 1 माइनस 0.236, 0.236 करेक्ट है। फिर थीटा x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, cos थीटा x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 0.236, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया, स्क्वायर रूट किया। तो बता cos थीटा x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 0.236 करो, अंडर रूट 0.236, अंडर रूट 0.485 आ गया, 0.485। अब cos को जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो वो cos इनवर्स हो जाएगा, तो टाइप करो cos इनवर्स 0.485 आ गया। तो थीटा x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0.485, 60.98, तो अप्रोक्सीमेटली वो 61 ही हो गया, और ये भी कितना हो गया, 61 ही हो गया, 61.03 है ना, तो आगे का 0.03 निग्लिजिबल है, तो इसका राउंड फिगर कितना होगा, 61, एंड 60.98 उसका भी राउंड फिगर कितना होगा, 61 ही होगा, समझो? अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, माइनस का डिफरेंस, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये 0.178 नहीं था, 0.178 के आगे भी कुछ तो था ना, तो पूरा नंबर अगर आप लोग लेते हैं, ये नंबर अगर पूरा कंसिडर करते हैं, तो आपको एग्जैक्ट यही आंसर 61.03। तो ऐसे भी कर सकते थे स्टेप बाय स्टेप अगर आपको जाना है, लेकिन थोड़ा लेंदी होता था, यहीं पर अगर आपने सॉल्व फंक्शन यूज किया इतने चलेगा, वैसे भी किया, ये भी तो क्यों कर रहे हो फिर, चलो नेक्स्ट, थीटा एक्स मिल गया मुझे, अब इसके बाद एफ वाई एंड एफ जेड कैलकुलेट करना है, तो बताओ। यस, एफ एक्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है एफ कॉस थीटा एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा एक्स। अब इसमें से एफ एक्स पता है आपको, एफ एक्स है 750 इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा एक्स 61.03, तो f is equals to 750 divided by cos 1548.46, ओके। चलो ये मिल गया मुझे f, थर्ड कैलकुलेशन हो गया, फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया। अब सेकंड एफ वाई एंड एफ जेड कैलकुलेट करना है, तो एफ वाई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है एफ कॉस थीटा वाई। अब इसमें से f का वैल्यू मुझे मिल चुका है 1548.46, cos थीटा वाई 65 654.40, 654.4 Newton. Next, Fz is equals to F cos theta z. So Fz is equals to F is 1548.46, cos theta z is 40. So Fz 1186.18. समझो 1186.1,
और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 10, 3, 4 और फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है 100 न्यूटन। अब मुझे इसका मोमेंट कैलकुलेट करना है अबाउट ओरिजिन। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0। ओरिजिन मतलब तीनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0। करेक्ट। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये मोमेंट सेंटर में किसको कनेक्ट करूंगा? इनिशियल पॉइंट को कनेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पर डायरेक्शन कैसा लूंगा? अवे फ्रॉम मोमेंट सेंटर, मतलब O to A। तो इसका नाम क्या रखेंगे? OA बार। उसका नाम रखेंगे OA बार। चलो नेक्स्ट। तो फर्स्ट फोर्स वेक्टर में एफ ए बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड लिया 100 इन ब्रैकेट फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस माइनस 2 12 ना। इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, चलेगा? सो 10 माइनस माइनस 2 प्लस 12 3 माइनस 3 0 and 4 minus 5 minus 1 upon under root of 12 square plus 0 square plus 1 minus 1 square. So calculator में टाइप करो 100 upon under root of 12 square plus 1 square. 100 upon under root of 8.30 in bracket 12i plus 0j plus 1k. Next, FAB bar is equals to अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8.3 into 12 99.6 I plus 0j plus सॉरी ये माइनस है ना, ये माइनस साइन है ना, तो माइनस 8.3 के। सो वैल्यू मुझे न्यूटन में दिया है तो इसका यूनिट न्यूटन आएगा। तो ये मिल गया मुझे एफ ए बी बार। चलो फोर्स वेक्टर मिलने के बाद अब कैलकुलेट करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना है। इसका नाम रखा है मैंने ओ ए बार ना। तो इसमें इनिशियल है O, फाइनल है A, तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज A माइनस O। सो -2 - 0 -2I, 3 - 0 प्लस 3 है ना, एंड 5 - 0 5K। तो यूनिट क्या आएगा? मीटर। एंड थर्ड कैलकुलेशन है मोमेंट वेक्टर का। So moment of force AB with respect to O is equals to OA bar cross FAB bar. Position vector cross force vector. यहाँ पर आएगा IJK। सेकेंड रो में मूवमेंट पोजीशन वेक्टर के कोएफिशिएंट्स -2, 3 and 5 and 99.6, 0 minus 8.3। सो मूवमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए कैलकुलेटर कैसे यूज करेंगे? देखो, कैलकुलेटर ऑन किया, ऑन करने के बाद मोड बटन प्रेस करो, उसमें वेक्टर के लिए नंबर क्या दिया? 8 प्रेस किया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ऐसा आ गया। उसमें से कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, एसी बटन प्रेस करना है। 0 हो गया, स्क्रीन पर ऊपर देखो VCD प्रिंट हुआ, इस आपका कैलकुलेटर वेक्टर मोड में आ गया। अब शिफ्ट बटन प्रेस करो और चेक करो 4 के ऊपर वेक्टर लिखा है या 5 के ऊपर? 5 के ऊपर, तो प्रेस करो 5। तो उसमें एक लिस्ट मिल गया जिसमें से सबसे पहला नंबर है डिम, दैट इज डायमेंशन। सो डिम के ऊपर 1 नंबर प्रेस करो, उसमें वेक्टर ए बी सी आ गया है ना। डिम में गए डायमेंशन, तो उसमें 3 ऑप्शंस आ गए, वेक्टर ए सिलेक्ट किया। अब इसमें 2 ऑप्शन है देखो, 3:1, 2:2। सो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है? 3। उसके लिए नंबर क्या दिया है? 1। प्रेस करो। सो एक रो मैट्रिक्स आ गया जिसमें 3 वैल्यूज पुट करना है, -2 इक्वल, 3 इक्वल, 5 इक्वल। हो गया। एसी बटन प्रेस करो, सब 0 हो गया।
फिर उसके बाद शिफ्ट 5, अगेन डिम में जाओ, इस बार वेक्टर बी लेंगे। वेक्टर बी में भी कितने वैल्यूज है? 3, उसके लिए भी नंबर 1। अब एक रो मैट्रिक्स आ गया, तो उसमें टाइप करो 99.6 इक्वल 0 इक्वल -8.3 इक्वल, हो गया टाइप। एसी बटन प्रेस करो, 0 हो गया सब। चलो नेक्स्ट शिफ्ट 5, शिफ्ट 5, वेक्टर ए के लिए नंबर क्या दिया? 3, क्रॉस, क्रॉस मतलब मल्टीप्लीकेशन का बटन, शिफ्ट 5। अब वेक्टर बी के लिए नंबर क्या दिया? 4, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसा आ गया। अब इक्वल बटन प्रेस करो, -24.94 आई 481.4, इसका यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। फर्स्ट का यूनिट न्यूटन था, सेकंड का यूनिट मीटर था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो यूनिट आ गया। बोल लो, ये देख ना उसके साइड में, ये देख राइट साइड वाला बटन प्रेस कर, टुवर्ड्स राइट। तीनों वैल्यूज एक साथ मिले थे ना, तो कर्सर बस इसके ऊपर था इसलिए नीचे वो 24.94 शो कर रहा था। कर्सर जब राइट साइड शिफ्ट करेगा तो ये शो करेगा, राइट उसके राइट साइड शिफ्ट। ये सेकंड वाला निगेटिव है, पॉजिटिव है, चेक करो। पहला वाला निगेटिव है। चलो पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5C, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5 का चलो जल्दी कंप्लीट करो, रेक्टिलिनियर भी आज कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, पेपर नंबर 5। मिला सबको? पेपर नंबर 5 का 5C क्या लिखा, पढ़ो एक बार। A force F is equals to 3I minus 4J plus 12K, मिला? 3I minus 4J plus 12K acts at a point A, acts at a point A 1 minus 2 3 meter। ओके सबका? सेकंड वाला कैलकुलेशन, मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू बी। अरे तुम लोग देख के कुछ होने वाला नहीं है, तुम लोग लिखना पड़ेगा, ये सेम डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा, 2 1 2 लिखना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर बाळांनो व्यवस्थित ऐका आधी, साइड वाला नका एक्सप्लेन करू। पहली बात तो साइड वाले को कुछ आता नहीं है, तुम लोग को क्या ज्ञान दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है। कब से देख रहा हूँ साइड वाला क्या देख के इधर एक्सप्लेन कर रहा है। 10 बार कर सकता है मैं ये इतने टाइम में। तुम लोग इधर देख के क्या कर रहे हो, कब से वो एक उसको समझा रहा है, वो उसको समझा रहा है, ये इसको समझा रहा है। 10 मिनिटं झाले, 10 मिनिटं। और हाइट तो ये है कि साइड वाला उसको इतना सीरियसली सुन रहा है। अरे सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको पहले वेक्टर ए नाम से पहले वेक्टर को सेव करना है, दूसरे वेक्टर को बी नाम से सेव करना है। एक बार दोनों वेक्टर सेव कर लिया फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इतना सिंपल है। सेकेंड केस आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, सेकेंड केस सॉल्व करने के लिए ये देख के कुछ होने ही नहीं वाला, आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर ओ के जगह बी पॉइंट लेना पड़ेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 2। 2
फर्स्ट कैलकुलेशन सेम टू सेम रहेगा। सेकेंड में पोजीशन वेक्टर का होगा बी टू ए, तो इसका नाम रखेंगे हम लोग बी ए बार। सो बी ए बार इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 2 माइनस 1 आई माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 जे एंड 3 माइनस 2 1 के। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, इसका नाम दिया यहाँ पर उन्होंने ए ना, ये वाला पॉइंट है ए बी सी और ये डी। चलो ध्यान से देखो। तो मेरे पास टोटल 3 फोर्सेस है F1 F2 F3। तीनों फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है, मतलब ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हुआ जिसमें सभी फोर्सेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है। इस बार मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करना है। मुझे रिजल्टेंट दिया है, मुझे F1 F2 F3 कैलकुलेट करना है। अगर मुझे F1 F2 F3 दिया है और उससे रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। मैं क्या करूंगा, 3 फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करूंगा। फोर्स वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है सबको, है ना? फाइनल माइनस इनिशियल, फोर्स का डायरेक्शन देखने का, कहां से कहां जा रहा है। जैसे कि F1 कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है, सो ए इनिशियल हो गया, बी फाइनल हो गया, सो बी माइनस ए करेंगे, करेक्ट। फोर्स वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। सेम वैसे F2 C माइनस ए, F3 का टाइम D माइनस ए। अब 3 फोर्स वेक्टर आपको मिल गया, अब तीनों का एडिशन करने का। फर्स्ट फोर्स वेक्टर में जो I का कोएफिशिएंट है वो सेकंड फोर्स वेक्टर के I का कोएफिशिएंट में ऐड करने का। थर्ड फोर्स का जो I का कोएफिशिएंट है वो तीनों का एडिशन करने का। फिर J वाले वैल्यू का एडिशन करने का, K वाले वैल्यू का एडिशन करने का। एडिशन करोगे आपको आंसर मिल गया। अब ये हो गया फॉरवर्ड प्रोसेस। इस बार आपको रिवर्स प्रोसेस करना है। रिजल्टेंट दिया है F1 F2 F3 कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कोऑर्डिनेट्स का। इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स में देखो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए थे, तो उससे कैलकुलेशन बहुत इजी लग रहा था आपको, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है ए बी सी डी, ये चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। पहले चेक करो ये पॉइंट ए कौन से एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। सो ए पॉइंट जो वो वाई एक्सिस पर है, करेक्ट। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो ये वाई एक्सिस पर है ना, तो वाई एक्सिस पर है तो वहां पर x 0 होगा, z 0 होगा। सिर्फ एक ही वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट करेगा, किसका, y का वैल्यू। अब y का वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपको बहुत सारे डायमेंशंस दिख रहे हैं, 9 5 4 3 12, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज दिख रहे हैं। स्टेटमेंट अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो डायमेंशन जिस एक्सिस को पैरेलल है वो उसका वैल्यू है। क्या बोला मैंने, जो डायमेंशन जिस एक्सिस को पैरेलल है वो उसका वैल्यू है। तो जैसे कि 12 मीटर बताओ किसको पैरेलल है, y को पैरेलल है, तो y का वैल्यू कितना हुआ, 12। करेक्ट, नहीं समझा है, और एक चांस है। पॉइंट बी बताओ कौन से एक्सिस पर है, निगेटिव एक्स एक्सिस पर है, निगेटिव एक्स। ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड निगेटिव एक्स एक्सिस। तो बताओ यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, z कोऑर्डिनेट 0। यहाँ पर सिर्फ x कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, x कोऑर्डिनेट। अब x एक्सिस को पैरेलल बताओ कौन है, 9, करेक्ट 9, और वो निगेटिव साइड है इसलिए -9। समझो, चलो नेक्स्ट। पॉइंट सी कौन से एक्सिस पर है, z एक्सिस पर है, तो उसका x 0, y 0, z कितना आएगा, 5 आएगा या 9 आएगा। जो डायमेंशन जिस एक्सिस को पैरेलल है वो उसका वैल्यू है। तो 5 मीटर z एक्सिस को पैरेलल है, तो ये आ गया 5। एंड नेक्स्ट है d। बताओ d पॉइंट कौन से एक्सिस पर है, d पॉइंट किसी भी एक्सिस पर नहीं है, करेक्ट। वो xy प्लेन में है, xz प्लेन में या yz प्लेन में, xz प्लेन में, xz प्लेन में। पहले मुझे बताओ ये d पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है या x एक्सिस के पीछे है, x एक्सिस के पीछे है। इसको 3D की नजर से देखना है, 3 डायमेंशनल व्यू, करेक्ट। सो ये d पॉइंट जो है वो x एक्सिस के पीछे है, ऊपर नहीं है। तो d पॉइंट कौन से प्लेन में है, xz प्लेन में है, xz। ये z एक्सिस है ना, करेक्ट। सो ये xz प्लेन में है, मतलब उसमें y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। सो y कोऑर्डिनेट 0 है, सिर्फ x और z ये दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे। तो बताओ x में x का वैल्यू क्या है, 3 है या 4 है, 3 मीटर x एक्सिस को पैरेलल है ना, तो x का वैल्यू क्या हुआ, 3।
z का वैल्यू -4, ओरिजिन के बैक साइड निगेटिव z एक्सिस है तो इसलिए -4। समझो? बोल लो। -4 ये z एक्सिस है। बता, ये ओरिजिन के आगे कौन सा z है, पीछे कौन सा z है, -z। तो 4 मीटर किसको पैरेलल है, z एक्सिस को। कौन से z एक्सिस को, निगेटिव z एक्सिस को, इसलिए माइनस। समझा ये? करेक्ट। चलो नेक्स्ट। सो कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो आप। तो बताओ, फर्स्ट फोर्स F1 कहां से कहा जा रहा है, A से B जा रहा है ना। तो F1 बार इज इक्वल टू क्या आएगा, F1 इन ब्रैकेट -9 -0 -9i, 0 -12 -12j and 0 -0 0k upon under root of -9 square plus -12 square। थर्ड तो 0 ही है ना। अब कैलकुलेटर में टाइप करते वक्त न्यूमरेटर में F1 ये तो अननोन है, सो न्यूमरेटर में हम लोग टाइप करेंगे 1 एंड डिनोमिनेटर में टाइप करेंगे अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेटर में माइनस टाइप करने में टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्ट 9 स्क्वायर करो प्लस 12 स्क्वायर करो। 0.067 F1 in bracket -9i -12j plus 0k। समझो? अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करो, 0.067 इंटू -9, 0.067 माइनस 0.063 बराबर। माइनस 0.603 F1 I 12 से मल्टीप्लाई करो, 84804 एंड थर्ड वाला तो 0 आएगा। तो ये मिल गया मुझे F1 बार। अब ऐसे ही मुझे और दो फोर्स वेक्टर निकालने हैं। तो बताओ सेकेंड कैलकुलेशन, F2 A से C जा रहा है ना, तो F2 बार इज इक्वल टू बताओ C माइनस A करेंगे। सो 0 माइनस 0, पहले मैग्नीट्यूड बताओ F2 ना, ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस 0 0i, 0 माइनस 12 -12j, 5 माइनस 0 5k अपॉन अंडर रूट ऑफ -12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो कैलकुलेटर में क्या टाइप करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 0.076 F2 in bracket 0i minus 12j plus 5k। चलो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 0.076 इंटू 0 0, 0.076 इंटू -12 0.912 F2j, 0.076 इंटू 5 0.38 F2k। समझा? तो ये मिल गया मुझे F2 बार ना। ये मिल गया मुझे F2 बार। फिर उसके बाद F3 बार मुझे कैलकुलेट करना है। तो बताओ F3 बार D माइनस ए ना, D माइनस ए। सो 3 माइनस 0 3, 0 माइनस 12 and -4 minus 0 -4k upon under root of 3 square plus -12 square plus -4 square। सो कैलकुलेटर में टाइप करो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर।
0.076 F3 ब्रैकेट 3I minus 12J minus 4K. So F3 bar is equals to बता 0.230 F3I 12 से मल्टीप्लाई करो माइनस 2.769 एंड 4 से मल्टीप्लाई किया 11 नहीं 4 से मल्टीप्लाई करना है ना 0.076 इंटू 0.304 F3 ये बराबर है ना 2.769 क्या कौन सा ये वाला 912 ये वाला करेक्ट है चलो ये मिल गया मुझे F3 नेक्स्ट सो R बार इज इक्वल्स टू बताओ R बार इज इक्वल्स टू ये रिजल्टेंट जो है वो तीनों फोर्स वेक्टर का एडिशन है सो F1 बार प्लस F2 बार प्लस F3 बार ओके चलो नेक्स्ट ध्यान से देखो और बताओ R बार मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में -788J -788J इज इक्वल्स टू F1 बार इसमें बताओ I का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको -0.603 F1 सेकेंड वाले में बताओ I का कोएफिशिएंट 0 थर्ड वाले में 0.228 F3 और सब में कॉमन क्या है I बराबर प्लस बताओ J का कोएफिशिएंट -0.804 F1 -0.912 F2 -0.912 F3 करेक्ट है तो फर्स्ट वाले का क्या मिला है -0.804 F1 सेकेंड वाले में -912 F2 0.912 F3 सब में कॉमन है J प्लस थर्ड वाला 0.38 F2 0.304 F3 सब में कॉमन लिया K करेक्ट अब ये जो लेफ्ट साइड आपने लिखा ना R बार इसमें मुझे बताओ सिर्फ J वाला टर्म प्रेजेंट है ना I वाला टर्म तो है ही नहीं तो I वाला टर्म हम लोग क्या लेंगे 0I लिख सकते हो K वाला टर्म भी नहीं है तो क्या लिखेंगे 0K लिखेंगे अब दोनों साइड के इक्वेशन को कंपेयर करना है यहाँ पर लेफ्ट साइड I का कोएफिशिएंट क्या मिला है 0 यहाँ पर I का कोएफिशिएंट क्या मिला है -0.603 F1 प्लस 0.228 F3 इज इक्वल्स टू 0 लेफ्ट साइड J का कोएफिशिएंट क्या है -788 और राइट साइड J का कोएफिशिएंट ये ब्रैकेट है -0.804 F1 -0.912 F2 -0.912 F3 is equals to -788 एंड थर्ड वाला K का कोएफिशिएंट है 0 यहाँ पर K का कोएफिशिएंट है 0.38 F2 -0.304 F3 is equals to 0 ये तीन इक्वेशंस मिल गए आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे F1 F2 F3 एंड कांस्टेंट बताओ फर्स्ट इक्वेशन में F1 का कोएफिशिएंट है -0.603 F2 है क्या इसमें नहीं F3 का कोएफिशिएंट कितना है 0.228
इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कितना है 0। बताओ सेकेंड रो में F1 का कोएफिशिएंट -0.804, F2 का -0.912, F3 का -0.912, कांस्टेंट कितना है -788। एंड थर्ड इक्वेशन में बताओ F1 का कोएफिशिएंट 0, F2 का है 0.38 और F3 का है -0.304 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 0। सो ये तीन इक्वेशंस कैलकुलेटर में टाइप करो। F1 153.14, 324.01, 1 1 चेक करो एक बार। मैच हो गया ये। तो ये पूरे कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था कोऑर्डिनेट्स का। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए ABCD सभी पॉइंट्स के तो आगे का कैलकुलेशन बहुत इजी है। और कोऑर्डिनेट्स आने के लिए डायग्राम आपने परफेक्ट ड्रॉ करना चाहिए। समझा? तो फोर्सेस इन स्पेस में बस इतना ही है। हो गया? चलो नेक्स्ट, सब लोग यहाँ पर आ जाओ। चलो प्लीज सब लोग ध्यान से देखो। रेक्टिलिनियर मोशन बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना आना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन करना है, वो एक बार आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। करेक्ट। अब इसमें तीन वर्ड्स आपको अच्छे से याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये सब मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। सो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी को क्या करेंगे तो एक्सेलरेशन, डिफरेंशिएट। करेक्ट, डिफरेंशिएट। नेक्स्ट, अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो आपको इंटीग्रेशन करना है। सो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन किया तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन किया डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये रिलेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू, मैं एक ही बार रिपीट करूंगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। अभी तो आप लोग इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, dx अपॉन dt। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया ना आपने, मिल गया ना वेलोसिटी, यहाँ पर वही तो बताया आपने। चलो फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता, dv बाय dt। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, तो अगर आप लोग वेलोसिटी पर हो, उससे आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन। अगर आप लोग एक्सेलरेशन पर हो और उससे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन करके, और फिर अगेन इंटीग्रेशन करके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोग कहाँ पर हो, और वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में जो आपको इक्वेशन दिया रहेगा उससे पता चलेगा कि आप लोग एग्जैक्टली हो कहाँ पर। अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट पर हो, उससे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो डिफरेंशिएट करते जाना है। लेकिन इसमें देखो 6 टाइप के एग्जांपल्स है, 6 टाइप के एग्जांपल्स है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये है टाइम। अगर आपको क्वेश्चन में xt इक्वेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दिया, वेलोसिटी और टाइम का इक्वेशन दिया है,
और एक्सेलरेशन और टाइम का इक्वेशन दिया, तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। आपको अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दिया है, वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन दिया या फिर एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन दिया, तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। करेक्ट, ये तीन ऑप्शंस हो गए। और तीन ऑप्शंस कौन सा है? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का इक्वेशन दिया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया, या फिर डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है। वहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने आना चाहिए। करेक्ट, तो ये वाले अगर एग्जांपल्स आ गए एक्सटी, वीटी या फिर एटी का, तो बहुत इजी हो गया प्रॉब्लम। समझा? तो बस इतना ही है इसमें रेक्टिलिनियर में। तो क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 5 ओपन करो। पेपर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखो। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है एग्जाम में, बच्चे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि ये क्वेश्चन रेक्टिलिनियर का है करके। अब वो कैसे पता चलेगा? अभी तो मैंने बताया टोटल 6 ऑप्शंस है। अगर आपको क्वेश्चन में एक्सटी का इक्वेशन दिया है, वीटी का इक्वेशन दिया है, एटी का इक्वेशन दिया है, एक्सवी दिया, वीए दिया या फिर एक्सए दिया, ये 6 में से कोई भी एक इक्वेशन अगर आपको दिया है क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखो क्या लिखा है। Acceleration of a particle moving along a straight line is represented by relation a is equals to, क्या दिया? a is equals to t cube minus 2t square plus 7, t cube minus 2t square plus 7, करेक्ट। एंड t is equals to, बताओ ना कौन सा इक्वेशन दिया आपको, कौन सा इक्वेशन दिया? ये 80 इक्वेशन, मैंने जो पूछा ना वो आंसर दे। ये कौन सा है? काइनेमेटिक्स है ना? हाँ चल, तेरा वो डाउट क्लियर करता हूँ। काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स का डिफरेंस पता है सबको? काइनेमेटिक्स नहीं पता? अरे कितने बार पता क्या हो गया है। अगर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन ये सब कैलकुलेट करने के लिए बॉडी का मास कंसीडर किया तो वो काइनेटिक्स होता है, मास कंसीडर नहीं किया तो वो काइनेमेटिक्स होता है। हमने जो काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी देखा आईसीआर, एक भी प्रॉब्लम में हमने लिंक का मास कंसीडर किया क्या? मतलब वो काइनेमेटिक्स था। हमने फोर्स एक्सेलरेशन किया, F इज इक्वल्स टू ma, वो काइनेटिक्स था, मास कंसीडर किया ना वहां पर। करेक्ट, यहाँ पर आप लोग मास कंसीडर नहीं करने वाले, ये काइनेमेटिक्स है। वो छोड़ो, वो सब साइड में रखो। ये क्वेश्चन रेक्टिलिनियर का ये कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? अरे अभी तो मैंने बताया ना, ये 6 कॉम्बिनेशन है। देख तू साइड वाले को इतना टेंशन मत ले, उसका उसको अपने हाल पे छोड़ दे। तू है ना साइड वाले को, तुझे इतना क्या तकलीफ है? तू एक एनजीओ खोल, समझा? बहुत दयालु है तू, बहुत फिक्र रहती है तो तेरा खुद का रह गया साइड में, साइड वाले का तुम लोग एग्जांपल दूंगा ना, तुम लोग बोलेंगे अरे सर क्या बोल रहे हैं ये, समझा? तुम लोग देखिए एक बार, तो एक्सटी, वीटी या फिर एटी, एक्सवी, वीए, एक्सए, ये 6 कॉम्बिनेशन है। 6 कौन से 6 कॉम्बिनेशन बोला बताया मैंने? एक्सटी, वीटी, एटी, एक्सवी, वीए, एक्सए। ये 6 में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन अगर आपको इक्वेशन में दिखा तो वो क्वेश्चन रेक्टिलिनियर का क्वेश्चन है। तो बता इस एग्जांपल में तुझे कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? एटी दिख रहा है ना, एक दिख रहा है एक्सेलरेशन और एक दिख रहा है टाइम, तो एटी हो गया ना ये। तो बता ये कौन सा क्वेश्चन है फिर? रेक्टिलिनियर का क्वेश्चन है, समझो? रेक्टिलिनियर का क्वेश्चन है। इजी वाला या डिफिकल्ट वाला? इजी वाला है। कैसे डिसाइड किया? 80 है, मैंने बोला ना एक्सटी, वीटी 80 है तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। करेक्ट, तो कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो बता फिर और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? एट t is equals to 1 second, at t is equals to 1 second, velocity of particle 3.58 meter per second, displacement is 9.39, displacement is denoted by x, velocity by v. Correct, determine velocity and displacement, find velocity and displacement when t is equals to 2 seconds.
अब आप लोग बोलेंगे अरे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी दिया है, फिर से मुझे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्यों कैलकुलेट करना है? टाइम अलग अलग है, यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड था तब ये वैल्यूज थे, जब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड्स है तब वैल्यू क्या होगा, वेलोसिटी कितना होगा, एक्सेल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सो आपको इक्वेशन दिया है a इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7, करेक्ट? तो बताओ आप लोग कहां पर हो? एक्सेलरेशन पर हो ना आप लोग? आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया, आप लोग यहाँ पर हो। अब यहाँ से यहाँ पर जाना है, क्या करोगे? इंटीग्रेशन करेंगे, समझा, जिससे वेलोसिटी मिलेगा। फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पर जाना है, इंटीग्रेशन करेंगे। चलो तो यहाँ पर आ जाओ, a इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7। बघ जरा व्यवस्थित लक्ष दे, a इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7, करेक्ट? a इज इक्वल्स टू फॉर्मूला पता है? a इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है dv अपॉन dt। तो a को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7, करेक्ट? dt को मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं, सो dv इज इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7 इंटू dt। अब लेफ्ट साइड देखो, dv दिख रहा है ना आपको, dv, d फॉर डेरिवेटिव, v फॉर वेलोसिटी। अब dv में से d मुझे कैंसिल करना है, डेरिवेटिव कैंसिल करना है, तो उसके लिए क्या करोगे? इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा, तो दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करता हो तो बताओ, लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होगा, बचेगा क्या? फिर v बचेगा, वेलोसिटी। टी क्यूब का इंटीग्रेशन सबको पता है, टी रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 2, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब डिवाइड बाय 3 एंड 7 का 70, बराबर है 70 प्लस c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट, करेक्ट? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो इंटीग्रेशन कांस्टेंट पहले मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब उसके लिए ये इंफॉर्मेशन दिया है ना क्वेश्चन में, तो बताओ व्हेन t इज इक्वल्स टू कितना है, 1 सेकेंड, देन v इज इक्वल्स टू 3.58, v इज इक्वल्स टू 3.58 मीटर पर सेकेंड। समझा ये? चलो आगे बताओ, v है 3.58 इज इक्वल्स टू t का वैल्यू कितना, 1, तो 1 का पावर 4, 1 ही आएगा आंसर, तो ये आएगा 1/4 माइनस 1 का पावर 3, 1 इंटू 2, 2/3, यहाँ पर 7 इंटू 1 7 प्लस c1, तो c1 कैलकुलेट कर सकते हो। 3.58 में से 1/4 माइनस करेंगे, 2/3 प्लस करेंगे, 7 माइनस करेंगे, c1 मिल जाएगा। बोल किती येते आन्सर? करायचं नाही आपल्याला? 3.58 माइनस 1/4 प्लस 2/3 माइनस 7 माइनस 3, so c1 is equals to माइनस 3, करेक्ट? अब ये c1 का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो बताओ v इज इक्वल्स टू क्या मिला, t रेज टू 4/4 माइनस 2 t क्यूब अपॉन 3 प्लस 7t प्लस सॉरी माइनस 3, मिल गया वेलोसिटी का इक्वेशन। चलो आगे, अब आप लोग वेलोसिटी पर आ गए ना, अब वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पर जाना है, इंटीग्रेशन। लेकिन पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या, dx by dt। तो वेलोसिटी को मैं रिप्लेस करूंगा dx अपॉन dt से, इज इक्वल्स टू t रेज टू 4/4 माइनस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस 7t माइनस 3, dt को मैं राइट साइड शिफ्ट करूंगा, सो dx इज इक्वल्स टू आएगा t रेज टू 4/4 माइनस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस 7t माइनस 3 इंटू dt। अब लेफ्ट साइड dx में से d कैंसिल करना है, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, x आ गया। तो ये बताओ, t रेज टू 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 4 20, डिनोमिनेटर में 5 आएगा ना, ऑलरेडी वहां पर 4 है, सो 5 इंटू 4 20 माइनस 2t रेज टू 4 अपॉन 12, समझा, प्लस 7t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3t प्लस c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समझो। चलो आगे c2 कैलकुलेट करना है। अब क्या करोगे, व्हेन
t is equals to 1 second, then x is equals to दिया है ना, x is equals to 9.39 मीटर, समझा? 9.39 मीटर क्वेश्चन में दिया है, देखो। चलो तो यहाँ पर पुट करो 9.39 is equals to 1/20 ना, माइनस 2/12 प्लस 7/2 माइनस 3 प्लस C2 का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर। कितना आ रहा है? 9। चलो C2 का वैल्यू मिल गया 9। अब ये C2 का वैल्यू मैं x के इक्वेशन में लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो x का इक्वेशन मिल गया मुझे, देखो t⁵ डिवाइड बाय 20 माइनस 2t⁴ डिवाइड बाय 12 प्लस 7t² माइनस 3t प्लस 9। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए, देखो। एक आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन और एक आ गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अब मैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, करेक्ट? तो बताओ, व्हेन t इज इक्वल्स टू कितना? 2 सेकेंड। मुझे जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है वो 2 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करना है। तो बताओ, वेलोसिटी के इक्वेशन में t का वैल्यू कितना पुट करेंगे? 2। सो 2⁴ डिवाइड बाय 4 माइनस 2⁵ डिवाइड बाय 3 प्लस 7 इंटू 2 माइनस 3। सो वेलोसिटी कैलकुलेट करो। तो दो बॉक्स वाला बटन प्रेस करो, न्यूमरेटर में 2⁴, डिनोमिनेटर में 4। फिर राइट साइड आ जाओ, न्यूमरेटर में टाइप करो 2 इंटू 2⁵3/3। फिर राइट साइड आ जाओ, ब्रैकेट ओपन करना है का 7 इंटू 2 ये ब्रैकेट के अंदर टाइप करने का, एंड देन माइनस 3। कितना? 9.66 मीटर पर सेकेंड। चेक करो एक बार, बराबर है 9.66। फिर डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू, बताओ t का वैल्यू कितना? 2 डिवाइड बाय 20 माइनस 2 इंटू 2⁴ डिवाइड बाय 12 प्लस 7 2⁵ डिवाइड बाय 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 9। बताओ x इज इक्वल्स टू 15.93 मीटर। चेक करो। हो गया? चलो आंसर मैच हुआ। आ गया? अभी कैसे आ गया? अभी पोलियो डोज पीने के बाद आप लोग बराबर चलना सीखते हो। नहीं तो तुम लोग अब तक क्या डिस्कस, अरे ये कर वो कर ये कर वो कर, और फाइनल आंसर क्या? गलत। खुद का कैलकुलेशन खुद करो, 100% आएगा। तुम लोग का दिमाग जितना शांत रहेगा ना, आपके आंसर उतने ही करेक्ट आएंगे। समझ में आ रहा है? एग्जाम में भी यही करना है। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद, अरे ये करूँ, हाँ ये करता हूँ, हाँ ये करता हूँ, नहीं यही कर, ये ऐसा घाई नहीं करने का, एकदम आराम से। हाँ चलो पहले सेंट्रोइड देखते हैं, हाँ सेंट्रोइड इजी लग रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। और जब आप लोग सेंट्रोइड सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन सेंट्रोइड के ही चलने चाहिए। नहीं तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेंट्रोइड का और मेरे दिमाग में कैलकुलेशन है सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन के टाइम कैलकुलेशन चालू है फोर्सेस इन स्पेस। समझा? आगे वाला क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, बस उसके ऊपर ही अपना ध्यान। अपना पेपर खुद सॉल्व करने का। स्टार्टिंग के 1 आवर में, जो लोग 3 घंटे वाले हैं, फर्स्ट हाफ आवर में, 1.5 आवर में ही तुम लोग को पास होना है। पासिंग 32 को है ना, सो स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में ही तुम लोग को 32 मार्क्स मिलना चाहिए। और जो 60 मार्क्स वाले हैं,
उनको फर्स्ट आवर में ही 24 मार्क्स मिलना चाहिए। पहले 1 घंटे में ही आपको पास होना है, समझा? और अगले 1 घंटे में, अगले हाफ आवर में, हाफ टाइम में आपको स्कोर के बारे में सोचना है। समझ में आ रहा है? नहीं तो लास्ट का 5 मिनट बाकी है तभी भी मैं, अरे मेरा अब तक 15 ही हो रहा है, तक 20 ही हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो कंफर्म पास होना है, और कंफर्म पास करने वाले टॉपिक कौन से, वो पहले अच्छे से सॉर्ट आउट करो। कौन से टॉपिक्स है? सेंट्रॉइड है, सपोर्ट रिएक्शन है, कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, पैरेलल जनरल फोर्स सिस्टम है, फिर उसके बाद लैमिसेरम, कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन एक सबसे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? टू स्फीयर वाला वो एक है। तो ये सब टॉपिक की वजह से तुम लोग पास होने वाले हैं, समझा? कर्विलिनियर अच्छे से करके जाओ, कर्विलिनियर वो गेम चेंजर है, समझा? 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, जो 20 मार्क्स वाले हैं उनको तो 8 मार्क के लिए आएगा कर्विलिनियर, समझा? और जो 80 मार्क्स वाले हैं उनको कर्विलिनियर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक 5 मार्क के लिए आएगा और एक 6 मार्क के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन आएगा, तो वो क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया परफेक्ट, कर्विलिनियर मोशन, सेंट्रॉइड और कर्विलिनियर, वो 60 मार्क्स वाले के लिए, करेक्ट? कर्विलिनियर अगर आपका करेक्ट आ गया ना, मतलब 1 सेकंड में बाजी पलट जाएगी, समझा? तुम लोग मूवी देखते हो ना, वो पुराने वाले मूवी 90s के जमाने में देखो, विलन के हाथ में बंदूक रहता है, फिर हीरो ऐसा लात मारता है, बंदूक उठ के फिर वहां पर जाता है, मतलब 1 सेकंड में गेम चेंज हो गया। सेम वैसे कर्विलिनियर मोशन। चलो पेपर नंबर 4 ओपन करो। बताओ पेपर नंबर 4 में 1 का सी, पहले बताओ ये रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन है क्या? कैसे पता किया? क्वेश्चन में देखो ना, आपको कौन सा इक्वेशन दिया है, a इज इक्वल्स टू 50 माइनस 36 टी स्क्वायर। कर सकते हैं ना? क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे। 80 दिया है ना, इंटीग्रेशन किया तो vt मिलेगा, अगेन डिफरेंट इंटीग्रेशन किया तो xt मिलेगा। अभी जो हमने एग्जांपल सॉल्व किया वैसे ही तो है, समझा? तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, पेपर नंबर 8 ओपन करो। मिला पेपर नंबर 8। तो 1 का ई देखो, the car moves in a straight line such that for a short time its velocity is defined by v is equals to 90 square plus 2t meter per second, where t is in second. Determine position and acceleration when t is equals to 3 seconds. Find position मतलब displacement, and acceleration at t is equals to 3 seconds. तो बताओ अभी आपका लोकेशन कहां पर है? वेलोसिटी पर। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर जाना है तो डिफरेंशिएट, एक्स पर जाना है तो इंटीग्रेशन, बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, राइट? तो बताओ v इज इक्वल्स टू 90 स्क्वायर प्लस 2t, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बताओ लेफ्ट साइड क्या आएगा? dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव 18t प्लस 2, एंड dv अपॉन dt मतलब कौन? a ना, a is equals to 18t plus 2, करेक्ट? अब बताओ टाइम का वैल्यू कितना पुट करना है? 3 सेकेंड। when t is equals to 3 seconds, तो a is equals to क्या आएगा? 18 into 3 plus 2। 18 into 3 कितना होता है? 54। 54 54 plus 2 56, तो 56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। चलो नेक्स्ट,
अब v इज इक्वल्स टू आपको दिया है 90 स्क्वायर प्लस 2t। v इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन dt। सो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 90 स्क्वायर प्लस 2t। अब dt को राइट साइड शिफ्ट करो, सो dx इज इक्वल्स टू 90 स्क्वायर प्लस 2t इंटू dt। करेक्ट है। सो लेफ्ट साइड का d कैंसिल करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो ये आएगा x 9t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। करेक्ट। तो ये आएगा x इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 ना, सो 3t क्यूब 2 1 जा 2 t स्क्वायर प्लस c1। तो ये मिल गया मुझे x का इक्वेशन। अब इस x के इक्वेशन में हम लोग t का वैल्यू पुट करेंगे। सो व्हेन t इज इक्वल्स टू कितना 3 सेकेंड्स, सो x इज इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस c1। सो x इज इक्वल्स टू बताओ 90 c1, 90 प्लस c1। अब इसमें c1 कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसा आपको इंफॉर्मेशन दिया था जिससे आप लोग c कैलकुलेट कर सकते थे ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अब वैसा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया नहीं है। समझा। तो आपका जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ c1 ही आएगा। हो गया सॉल्व। तो बताओ 80 वाला हमने सॉल्व किया, vt वाला सॉल्व किया, xt वाला सॉल्व करने की जरूरत है क्या? अगर xt वाला आपको दिया तो क्या करोगे, सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन दोनों में आपका फेवरेट क्या है? डिफरेंशिएट। डेरिवेटिव सबको इजी लगता है। तो 80 और vt हमने सॉल्व किया, मतलब डिफिकल्ट वाला सॉल्व किया, तो xt वाला तो सबको आना ही चाहिए। अगर xt दिया है तो डिफरेंशिएट करो vt, अगेन डिफरेंशिएट किया 80। समझ में आ रहा है? Right? अब ओपन करो पेपर नंबर 9। हेलो, पेपर नंबर 9। चलो चेक करो पेपर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 का ई। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन a rectilinear motion is given by a is equals to, क्वेश्चन में देखो a is equals to क्या दिया, 100 minus 3x square, 100 minus 3x square, knowing that at t is equals to 0, v is equals to 0, x is equals to 0. So find velocity and displacement, velocity and displacement when, नहीं सिर्फ वेलोसिटी ही बोला है, ओनली वेलोसिटी बोला है। फाइंड वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 मीटर, व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 मीटर। चलो सब लोग ध्यान से देखो इस बार। पहले मुझे फॉर्मूलेज बताओ। v का फॉर्मूला है dx अपॉन dt एंड a का फॉर्मूला है dv अपॉन dt। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी। यहाँ तक सबको पता है। चलो तो a इज इक्वल्स टू 100 माइनस 3x स्क्वायर। पहले बताओ ये क्वेश्चन रेक्टिलिनियर का है, ये समझा क्या, कैसे समझा? चलो क्वेश्चन में लिखा भी था, चलो वो नहीं लिखा होता तो इक्वेशन ax वाला इक्वेशन दिया, मतलब रेक्टिलिनियर का। इजी वाला है डिफिकल्ट वाला? डिफिकल्ट वाला। अब डिफिकल्ट मतलब दिमाग में ये मत रखो कि डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। करेक्ट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल्स टू 100 माइनस 3x स्क्वायर। करेक्ट। बताओ a दिया है ना, एक्सेलरेशन दिया, इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन के आगे तो हम लोग जा नहीं सकते, डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते, सो इंटीग्रेशन करना है। अब कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला बताओ। a इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या, dv बाय dt।
So dv upon dt is equals to 100 minus 3x square. करेक्ट? प्रीवियस प्रॉब्लम में भी ऐसे ही किया था हमने, याद है? ये वाले में भी ऐसे ही किया था, v is equals to dv by dt, फिर क्या किया, dt को राइट साइड शिफ्ट किया। ये वाले एग्जांपल में वही किया, dv by dt, dt को राइट साइड शिफ्ट किया। यहाँ पर भी dx by dt, dt को राइट साइड शिफ्ट किया। करेक्ट? अब ये सब प्रॉब्लम में मैं dt को राइट साइड शिफ्ट कर पाया, क्यों कर पाया? यस, क्योंकि राइट साइड का जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ t है, तो इसलिए मैं उसको राइट साइड शिफ्ट कर सकता था। लेकिन अभी वाला जो इक्वेशन है इसमें बताओ, राइट साइड का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, तो dt को मैं राइट साइड शिफ्ट नहीं कर सकता। अब क्या करोगे फिर? यही वो स्टेप है जहां पर आप लोग अटकने वाले हो। ये स्टेप एक बार सॉल्व हो गया तो आगे का प्रॉब्लम बहुत इजी है। समझा? मतलब क्या, आपको बस 1% एफर्ट लेना है, 1%। अगला 99% जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली होने वाला है, तो बस वो 1% एफर्ट आपको लेना है। तो क्या करने का, देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx। So left side dx upon dt into dv upon dx is equals to 100 minus dx square। बताओ, ऐसा लिख सकता हूं मैं? क्या किया मैंने, dx से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अगर मैं dx दोनों कैंसिल करता तो मुझे फिर से अपना ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा। इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट मतलब मुझे 5 लिखना है, 5, मैं उसको 30 माइनस 25 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना, क्या फर्क पड़ेगा? मुझे लिखना है 5, मैं 5 को कैसे लिख रहा हूँ, 30 माइनस 25। मैं उसको 15 माइनस 10 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। समझा? इसको क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। मतलब हम लोग इक्वेशन में कुछ ऐसे चेंजेस करते हैं जिससे ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता है। ओरिजिनल वैल्यू जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, dx से मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, dx अगर मैं कैंसिल करूंगा तो बचेगा क्या फिर? dv अपॉन dt, अपना ओरिजिनल इक्वेशन, उसके ऊपर तो कुछ इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। करेक्ट? लेकिन ये करने से होगा क्या, बताओ? dx अपॉन dt, इसका फॉर्मूला पता है? v ना, dx अपॉन dt v इंटू dv बाय dx। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इज इक्वल्स टू 100 माइनस 3x स्क्वायर। अब मुझे बताओ, dx को मैं राइट साइड शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि राइट साइड का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है। तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा, v dv बचेगा ना, v dv बचेगा, dx राइट साइड गया तो यह आएगा 100 माइनस 3x स्क्वायर dx। समझा ये? ग्रेट। अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो बताओ, v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हो ना, v स्क्वायर अपॉन 2। बताओ, यहाँ पर 100 का 100x माइनस 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पर बताओ, 3 कैंसिल होगा, सो v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 100x माइनस x क्यूब प्लस c1। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है, देखो, व्हेन x is equals to 0 then v is equals to 0। करेक्ट? तो बताओ, वेलोसिटी का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, 0, तो c1 कितना मिला, 0। करेक्ट? अब ये c1 का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में लिखूंगा, जिससे मुझे v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 100x माइनस x क्यूब, ये इक्वेशन मिला। c1 का वैल्यू 0। अब बताओ, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी। कब? जब x का वैल्यू कितना होगा, 8 मीटर। तो बताओ, व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 मीटर, तो v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 100 इंटू x माइनस x क्यूब। बताओ फिर, v स्क्वायर अपॉन 2, 100 इंटू 10, सॉरी 100 इंटू 8, 800, 800 माइनस 8 क्यूब, 288, 288 इंटू 2, 288 इंटू 2, 576,
एंड 576 का स्क्वायर रूट 24 मीटर पर सेकेंड। हो गया सर, समझा? यस, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डीएक्स। एग्जाम के टाइम दिमाग एकदम शांत रखने का, तभी आपको ये सब क्लिक होने वाला है, समझा? हर एक पॉइंट याद करने की कोशिश करने का। अरे हाँ, सर ने बोला था एक्स टी वी टी है तो प्रॉब्लम बहुत इजी है, एक्स ए दिया है, एक्स बी दिया है,